जानते हैं कितने काम होते हैं शादी में। गांधी के बेटे की शादी है, कोई छोटी बात है क्या? बस आप टाइम पे आ जाना, विद फैमिली आना। अच्छा रखते हैं। हाँ भैया, ये पीछे उतार देना सामान, नीरज बैठा हुआ है, बता देगा कहाँ पे रखना है सामान। ठीक है, जाइए जैसे। अरे सीमा बेटा कैसी है? मैं ठीक हूँ अंकल। कल आ रही है ना वैभव भैया की मेहंदी पे? आगरा का सबसे बढ़िया मेहंदी वाला बुलवाया मैंने। जी अंकल, मैं तो पूरे हाथ भर के मेहंदी लगाऊंगी। अरे वाह। लेकिन अंकल, भैया ये शादी करेंगे? उनका तो किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था ना? और मैं जान निकालता हूँ, अकल ही नहीं है किसके सामने क्या बात करनी है। किसी और के सामने बकवास की ना तू गला दबा दूंगा, बदतमीज लड़की। ये दुनिया साली घटिया लोगों से भरी पड़ी है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, कैसा है। तू देखना सीमा, मैं क्या बनाऊंगा जिसपे सब अपने सीक्रेट शेयर करेंगे ना, तो भी उन्हें कोई जज नहीं करेगा। लेकिन तू ये ऐप के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? अरे पैसा कौन सी बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से तो आ ही जाएगा पैसा। कोई डाका वाका तो नहीं डालने वाला ना? वैसे इस बिल्डिंग में बहुत लोग हैं जो बहुत सारा पैसा दबा के बैठे हैं। अरे तू तेरा छोड़, मेरा सुन। मैं ना घर छोड़कर भागने वाली हूँ, सिर्फ आगरा से नहीं, कंट्री छोड़ के। वैसे भी यहाँ हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो साथ में चलते हैं ना, मैं पैसे कमाऊंगा और तू उड़ाना। आगे तू आजा। मॉम, अपने पास इतना तो पैसा होगा ना कि मैं अब्रॉड जा सकती हूँ। अब्रॉड? तुझे तो पता है तू एमबीबीएस नहीं करी तो तेरे पापा कितने नाराज हो रहे हैं। और फिर अब्रॉड जाके करेगी क्या तू? माँ कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, अकेले रह लूंगी। वैसे भी इस घर में रह के मेरा कुछ नहीं होने वाला। देखा है मैंने आपको और पापा को, मुझे नहीं जीनी ऐसी फेक परफेक्ट लाइफ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इस घर में? मुझे देख, मैं कितनी खुश हूँ। हम थक नहीं जाती है फेक स्माइल करते करते? सॉरी माँ, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। मैं सबके मुंह पे बोल देती हूँ, यही मेरी गलती है। ये क्या क्या शॉपिंग चल रही है? पैसा पानी की तरह बहा रहा है। बाद में कॉल करती हूँ। ये सामने वाले घर में 2 दिन में शादी है और पटाखे मेरे घर में फूट रहे हैं। अरे इंसान पैसा कमाता क्यों है? अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्या हुआ पर ये देखो, किस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? ये देख, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? ये देख क्या हो रहा है, अय्याशियां हो रही हैं, अय्याशियां। लेकिन पापा ये सब मैंने नहीं खरीदा है। अरे बेटा मुझे मालूम है तूने नहीं खरीदा है, तू तो मुझसे बिना पूछे 2 रुपए की चीज तक नहीं खरीदती। ये सब सीमा की करतूत है। बस पैसा आया उड़ा दो, जब खुद कमाना पड़ेगा ना पता लग जाएगा। दी यार, मैं तो भाग जाऊंगी यहाँ से, मुझसे नहीं होता अभी ये सब। कैसा घर है, कैसी फैमिली है, यहाँ सब एक दूसरे से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। दिखावा नहीं, एडजस्टमेंट कहते हैं इसे। और लाइफ में प्रॉब्लम से भागना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। भागने वाले को कायर कहते हैं, पता है ना? प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो उसे फेस करो। दी यार प्लीज, ये बुक वाली थ्योरी मत शुरू करो, पूरी रील्स वाली फीलिंग आ जाती है। जो भी आ रहा है 10 सेकंड में ज्ञान बांट कर जा रहा है। अच्छा, वैसे तेरी रियल लाइफ स्टोरी क्या है? कहाँ जाने का प्लान है? सीक्रेट है, नहीं बता सकती। बताना। चाय पिला। ए भिखारी, रुकना 2 मिनट। भिखारी नहीं हूँ मैं भिखारी अभी बना हूँ। इससे पहले मैं बैंक में काम करता था। हाँ, और हम भी पहले विदेश मंत्री थे।
क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ? एक बात बताओ, सच बात बताओ। अभी थोड़ी देर बाद ना यहाँ पटाखे फूटने वाले, पटाखे फूटने वाले। यार ये अलार्म तो बंद कर दिया करो ना, मेरी नींद खराब हो जाती है। मम्मी पूरी बनानी है ना? हाँ। सुबह सुबह कौन आया होगा? पता नहीं, देखते हैं। जी ये तो गोली की आवाज है। गोली? अरे कोई गोली नहीं, टायर वायर फटा होगा। 100% गोली की आवाज है। क्या चाहिए? पैसे? पैसे बेडरूम में है, अलमारी में। लगता है प्रभाकर के घर में चोर घुसा है, पुलिस को फोन करो। अरे देख तो लो। अरे यार जितना बोला है उतना करो, कल लड़के की शादी है, मुझे कोई अड़चन नहीं चाहिए शादी में। फोन लगाओ। मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूं, ओके? बंधक बनाने वाला एक आदमी है या फिर एक से ज्यादा लोग, यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाना बहुत सीरियस ऑफेंस। वो जो भी है अच्छी तरह से जानता है कि वो बचेगा नहीं, मतलब उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। ये बंधक बने हुए लोग और पुलिस दोनों के लिए खतरनाक बात है, और ये बात मेरे काम को और भी मुश्किल करने वाली है। ये आदमी कौन है, इसका मकसद क्या है, क्यों जानबूझकर ये अपनी जान गंवा रहा है, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका हमें जवाब ढूंढना होगा। ये केस सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। अभी तक हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि घर के अंदर कितने लोग हैं, लेकिन एक लड़का कंफर्म है जिसने एएसआई यादव पे गोली चलाई है। उस फ्लैट में रहता कौन है? सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है सर, 4 लोग हैं। प्रभाकर अवस्थी, उसकी वाइफ बीना अवस्थी, बड़ी बेटी शीतल अवस्थी और छोटी बेटी सीमा अवस्थी। मतलब जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को भला कोई हॉस्टेज क्यों बनाएगा? फ्लैट में एक ही फैमिली के 4 मेंबर और एक लड़का जिसके पास गन है। उसके साथ और कितने लोग हैं, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा, तभी हम कोई एक्शन प्लान कर पाएंगे। मम्मी, शंकर, तुझे पता है सीमा के घर गोली चली है। पूरी सोसाइटी में कोहराम मचा हुआ है सुबह से। बाकी के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी फुटेज दिखाओ। ये कैमरा काम कर रहा है, बाकी सारे कैमरे तो बंद पड़े हुए। तो फिर लगा क्यों रखे हैं? दिखाने के लिए। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से हम एक चेहरा नहीं देख पा रहे। सर, इस कैमरे में कोई भी अनजान शख्स बिल्डिंग के अंदर आता तो देखा नहीं था, जबकि मेन गेट का सीसीटीवी तो हो सकता है वो किसी और रास्ते से, किसी और तरीके से बिल्डिंग के अंदर आया हो। ये प्रभाकर के बारे में पता करो, ये कौन है, क्या करता है, किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी है। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए कि आदमी कौन है जो अपनी जान पर खेलकर ये पागलपन कर रहा है। ऐसी क्या खास बात है इस मिडिल क्लास फैमिली में? ओके सर। देखिए ऐसा कुछ खास अलग तो है नहीं। प्रभाकर थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी और वीना भाभी तो बेचारी सबसे प्यार से मिलने वाली, हंसने बोलने वाली सिंपल सी औरत है। शीतल तो बहुत अच्छी लड़की है, परफेक्ट से भी परफेक्ट। सीरियल में भी ऐसी लड़की देखने को नहीं मिलेगी। वो तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, लेकिन वो छोटी बहुत ही सनकी और बहुत ही बदतमीज। वो लड़की ना अपनी हरकतों और जुबान की वजह से सबको दुश्मन बनाती फिरती है। लालच करने वाले को एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। लालच एक दिन मरवा ही देता है, भले ही देर हो जाए, लेकिन लालच करने वाले का अंत निश्चित है। नेबर से फैमिली के बारे में कुछ खास नहीं मिला सर। हो सकता है ये दिन दहाड़े चोरी डकैती का मामला है। अगर ये चोरी डकैती का मामला होता ना तो वो फैमिली को गन पॉइंट पर लेकर लूट पाट करके भाग जाए। इस तरह से बंधक नहीं बनाते और गोली तो बिल्कुल नहीं चलाता, और पुलिस वाले पर कभी नहीं।
कि मरने और मारने के इरादे से आया है। और आज ये जो हो रहा है ना तेरे साथ, ये तेरा ही कर्म है। तू मुझे बातों में लगाकर दरवाजा खुलवाने के लिए ट्राई करना। मैं मौका मिलते ही अंदर घुसने की कोशिश करूँ। ओके ओके। देखो देखो, तुम जो भी हो, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। तुम्हारी जो भी मांग है, जो भी डिमांड है, हम बात करके पूरी कर सकते हैं। जब गलती कर रहे थे तब ये बात नहीं सोची कि बात करके भी बात सॉल्व हो सकती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रही है। सब चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब कोई बात नहीं होगी, अब कोई भीख नहीं मिलेगी तुम्हें। निकल यहां से, एक भी शब्द नहीं बोलेगा। ओके ओके ओके, हम जा रहे हैं। ये तो उल्टा हमको ब्लेम कर रहा है सर। ये ऐसा क्यों कर रहा है? शायद ये कोई इशारा हो। इशारा? हमें बस समझना होगा। तुम एक काम करो, प्रभाकर का जो ऑफिस है एसएसडी का, वहां पे जाओ, इसके बारे में हर छोटी बड़ी चीज पता करो। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाएगा। ठीक है संदीप, डोंट मंगो, आखिर पता तो चले कि ऊपर कितने लोग हैं और क्या हो रहा है। क्विक। तेरा भाई तेरे बहुत सारे बुरे कर्मों में से एक का भुक्तभोगी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? 4 आदमियों की जिंदगी का सवाल है। 20 मिनट के अंदर सारी डिटेल चाहिए मुझे। क्लियर? सर ये अमर अवस्थी है, प्रभाकर का कजिन भाई। सर, प्रभाकर भैया मेरे ताऊजी के बेटे हैं। अमर, कुछ बता सकते हो कि प्रभाकर की फैमिली के साथ जो ये सब हो रहा है क्यों हो रहा है? कौन हो सकता है आदमी जो ये कर रहा है? वैसे तुम्हारी गलती है नहीं। सर, प्रभाकर भैया का एक सगा भाई भी है, आशीष अवस्थी। उसने 10 साल पहले एक औरत शोभिता, जो पहले से शादीशुदा थी, जिसका 14 साल का एक बेटा था, से फैमिली के खिलाफ जाके शादी कर ली। तो प्रभाकर ने ताऊजी के कान भरना शुरू किए। यहाँ तक कान भरे कि आशीष भैया को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। और कुछ समय बाद आशीष भैया गुजर गए और उसके बाद तो शोभिता और उनके बेटे की स्थिति और भी खराब हो गई। और जब वो अपना हिस्सा मांगने प्रभाकर के पास आए तो उन्होंने उनको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। सुना कि शोभिता का बेटा लौकिक हिस्ट्री सीटर बन गया है, मर्डर के इल्जाम में जेल होके आया है। ये जो लड़का है लौकिक, इसका कोई फोटो है तुम्हारे पास? सर, मेरे पास कहां से आएगा? लौकिक की फोटो हमारे रिकॉर्ड में होगी। चेक करो अंदर जो लड़का है वो लौकिक है या कोई और है। और जितना जल्दी हो सकता है लौकिक की मां शोभिता को यहाँ लेकर आओ। वो इस लड़के से बात करेगी, शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए। वैसे भी इसके अलावा और हमारे पास कोई लीड नहीं। प्रभाकर, वीना, शीतल, सीमा, इन चारों के मोबाइल पे लगातार कॉल करते रहो। इस लड़के से मेरा बात करना बहुत जरूरी है। सर उसने फोन उठा लिया। हेलो, देखो मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। देखो जो भी तुम कहना चाहते हो तुम मुझे बताओ, बात करो हमसे। बस वहां पर किसी को नुकसान मत पहुंचाना। देखो अगर वहां पर किसी को चोट लगी है, कोई घायल है, तो इलाज के लिए उसे बाहर भेज दो। एम्बुलेंस खड़ी है यहाँ पर। गोली लगी है और वो गोली मैंने मारी है। हेलो हेलो हेलो, देखो ऐसा कुछ मत करना। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो मेरी बात मानोगे, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। अरे ऐसे क्या पाप किए प्रभाकर अवस्थी ने? लिस्ट बड़ी लंबी है साहब। एक तो आपके सामने है और दूसरी आप ये चेयर देख रहे हैं ना, एक हमारे मित्र थे कपिल भट्ट। हम दोनों साथ में 17 साल तक काम किए। जैसे ये चेयर मैं देखता हूँ मुझे उनकी याद आती है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? मर गए, मार दिया गया उन्हें। फैमिली के 4 मेंबर के अलावा ये एक लड़का है अंदर। इसका मतलब ये है कि घुसपैठिया एक ही है। पिछले 12 घंटे में आगरा के मधुहंस अपार्टमेंट में 4 लोगों को एक हथियारबंद लड़के ने बंधक बनाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 गोलियां चल चुकी हैं, जिसमें से एक गोली पुलिसकर्मी को लगी है और दूसरी गोली की जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है। घर के मुखिया प्रभाकर अवस्थी घायल हैं और पुलिस उन्हें अब तक मेडिकल हेल्प नहीं दे पाई। क्या ऐसी पुलिस उन 4 मासूम जानों को बचा पाएगी, या हम लाइव टीवी पर उन 4 निर्मम हत्याओं को होते देखेंगे?
कल का मुहूर्त है फाइनली। देखो मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूं, तुम जो कोई भी हो, ये सब यही खत्म करते हैं। हम बैठ के बात करते हैं। 16 घंटे बाद रात को 2 बजे फिर गोली की आवाज आई है। जी हाँ, रात को 2 बजे गोली चली है। गोली किस मकसद से चली है फिलहाल कहा नहीं जा सकता। बड़ा टाइम लगा दिया, वो भी सिचुएशन में। प्रभाकर के 5 दिन रहा था सर, जिनमें से एक ये है। ये देखें, इसके ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम करता था, कपिल भट्ट। इसकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए शायद एक लीड हो सकती है। करता था मतलब? जी सर, मर गया है और कपिल की फैमिली प्रभाकर को उसका कातिल मानती है। उनके मुताबिक कपिल एक ईमानदार आदमी था, लेकिन प्रभाकर ने रिश्वत के एक झूठे केस में उसे फंसाकर 3 हफ्ते पहले सस्पेंड किया था और सस्पेंड होने के 2 दिन बाद कपिल हार्ट अटैक से मर गया। ये देखिए सर, ये कपिल भट्ट है। मतलब बेटा बाप की बदनामी और उसकी मौत का बदला ले रहा है। सर, तुम्हारा बेटा लोकी कहाँ है? कॉल करो सर। फोन तो तब लगाऊं ना साहब जब मुझे पता हो कि कहाँ है। पैरोल पे निकला था जेल से, सुना है वापस नहीं गया, फरार है। मेरा बच्चा बुरा नहीं है। फोटो है कोई इसकी? क्योंकि मैं डाउट है ऊपर जो लड़का है वो लौकी। 3 साल से अपने बच्चे को देखी नहीं हूँ साहब, फोटो कहाँ से आएगी? मैंने फाइल मंगवाई थी लौकी, आई क्या? थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम भी तो नहीं है हमारे पास। सीमा, हाँ कल मेरा इंपॉर्टेंट दिन है ना, उठ। सर एक मिनट। इस शंकर और सीमा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं सर, और ये भी पता चला है कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सर कपिल भट्ट मेरे फादर बहुत ऑनेस्ट इंसान थे। प्रभाकर ने जानबूझकर फंसाया था उन्हें। नितेश, तुम अब्रॉड कब से हो? 2 साल से सर, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। पापा जब सस्पेंड हुए और मॉम ने उनके मेंटल ट्रॉमा के बारे में बताया तो मैं सेम डे इंडिया पहुंचा था जिस दिन उनकी डेथ हुई। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया। नितेश, ये रूटीन कॉल था, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दोबारा कॉल करेंगे। यस सर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ये कपिल का बेटा तो इनोसेंट निकला सर, तो पॉसिबल है कि ऊपर लौके को और बदला लेने आया। इनोसेंट कैसे निकला? नहीं सर, एनजीओ में काम करती है, ड्रग एडिक्ट और जेल से रिहा होने वाले लोगों के लिए काम करती है। इसका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? ये और इसकी पूरी फैमिली कल से हॉस्टेज है, अभी तक कोई खोज खबर लेने नहीं आया। एक भाई है इसका सर, पर शायद वो कहीं भी भटकता रहता है। सुबह से उसका फोन ट्राई करें बट नॉट रीचेबल आ रहा है। अवस्थी फैमिली को बंधक बने 30 घंटे बीत चुके हैं। अंदर क्या चल रहा है शायद पुलिस को भी नहीं मालूम। हम फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ तो बता दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है कि अंदर क्या चल रहा है। देखिए, फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई नई अपडेट नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, सिवाय इसके कि जो 4 बंधक हैं वो जिंदा है। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल क्या होता है मैं बताता हूं सालों तुम्हें। क्या करेंगे हम? कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास, झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है कि वो खबर देख के डर जाए और कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो हमें मौका दे दे। मैं दिखाता हूं इन पुलिस वालों को कॉन्फिडेंशियल प्लान क्या होता है। देख रहे हो ये सब? हाँ, इन सब के लिए ये पुलिस वाले ही जिम्मेदार है, समझे? देख लिया तुम्हारे ना बताने वाले कॉन्फिडेंशियल प्लान का नतीजा। हाँ, अब आगे का प्लान सुनो। मुझे 7 बजे से पहले एक पंडित चाहिए। अगर पंडित नहीं मिला तो मैं हर 2 घंटे में एक को मारूंगा। देखना देखना, वो बाप भी मुझ पे नाज करेगा जो मुझसे सालों साल तक बात नहीं करता है। वो भी सोचेगा कि मैंने उसका नाम ऊंचा कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, अवस्थी फैमिली को बंधक बनाने वाले का नाम अविनाश सिंह है। उसकी पहचान हमें उसके सोशल मीडिया अकाउंट से मिली। बंदी बनाने के 36 घंटे बाद उसने एक अजीब सी फरमाइश की है। उसे एक पंडित चाहिए वरना वो घर में 4 लोगों की हत्या कर देगा। देखा साहब,
मैंने बोला था ना, मेरा बेटा निर्दोष है। सर ये पंडित की डिमांड कर हमसे। तो करते हैं इसकी डिमांड पूरी। साले की जुबान निकाली है, जब से बोला है पटाखे चलेंगे तब से गोलियां चल रही हैं। ना क्या करना बनी, सबको समझा दिया ना। साहब मुझे कुछ बताना था। इस मोहल्ले में भटकता फिरता है साहब। उसने कहा था कि यहाँ पर पटाखे चलेंगे और तब से गोलियां चल रही हैं साहब। मुझे लगता है कि उसको इस बारे में कुछ मालूम है। स्केच बनवा सकता है उसका? नहीं, स्केच बनवाने का टाइम नहीं है। ये बोल रहा है ना मोहल्ले में भटकता रहता है, पूरा मोहल्ला छान मारो, किसी भी तरह से ढूंढ के लाओ उसको। मूव चल। और जब मैंने उसको बताया ना कि मैं यहाँ ये सब करने वाला हूँ, तो उसने बोला मेरी बहन को कुछ मत करना, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं किया। रामानुज को पैसों की बहुत जरूरत है, विश्वास रखिए मेरा भाई लौटा देगा, मैं गारंटी लेती हूँ उसकी। इस चर्सी को एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूं, समझे? अगर आप नहीं देंगे तो मैं दे दूंगी। तू कहां से देगी? हैं? सुन, तेरे बाप का पैसा नहीं है, तू देगी जो। पैसा नहीं देना ना मत दे, लेकिन मेरी बहन को हाथ में लगाया तो हाथ जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, समझा? साले चर्सी, आज के बाद इस घर में नजर भी आया ना तो साले टांगे तोड़ दूंगा तेरी। निकल बाहर, बाहर निकल, दिखना नहीं चाहिए। तो ये सब तूने किया है? मेरा प्लान मेरा प्लान मेरा प्लान बस इतना था कि मेरी बहन को कुछ मत करना। मेरी बहन को कुछ मत करना। वीना 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 मेरी बहन, बाकी सबको मार दो, चलेगा, सबको मार दो, सबको मार दो। ये अविनाश कौन है? इधर ही परसों मिला था। हाँ, ये जो चप्पल है मैंने उसी की पहनी है। जूते तो बहुत अच्छे हैं तेरे। खरीदे नहीं है, चुराए हैं वो मंदिर से। ये चाहिए ले ले। हाँ दे। हाँ ले जूता दे। ले मेरे चप्पल तू पहन ले तब। हाँ ये ले। तो बिल्डिंग देख रहा है, इसके 501 में धमाका करने वाला हूँ मैं। धमाका? बंदूक आराम से, असली सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दो। मेरी बहन को छोड़ दिया। 501 में तेरी बहन रहती है। वीना को कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। इतने महंगे जूते दिए हैं मैंने। सर ये देखिए, ये 501 का बाथरूम है सर, इसकी विंडो में ग्रिल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा सर, लेकिन इससे फ्लैट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन सर आई एम श्योर कि उसने बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया होगा। हमने दरवाजा तोड़ा और अगर उसने फायर कर दिया तो? हाँ, लेकिन और कुछ कर भी तो नहीं सकते। बाथरूम की विंडो के अलावा घर के अंदर जाने का दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? अविनाश सिंह के बारे में मुंबई से इंफॉर्मेशन मिली है सर। ये एमबी है, कानपुर का रहने वाला है, लेकिन पिछले 3 साल से फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है इसका। अविनाश और प्रभाकर की फैमिली में कोई कनेक्शन? नहीं सर, एमबीए करके एक कंपनी में जॉब की और पिछले 2 साल से मुंबई में कास्टिंग एजेंट है। कास्टिंग एजेंट? एमबीए इन मार्केटिंग। भाई तेरी डिग्री ओवर क्वालिफाइड है, साले अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, कोई ढंग की नौकरी करना। ये क्या असिस्टेंट बना घूम रहा है?
भाई पैशन फॉलो कर रहा हूँ यार। कास्टिंग में असिस्टेंट बन के रहूंगा ना तो अच्छे रोल्स मिलने में मदद होगी भाई। भाई ये पैशन तेरे कुछ काम नहीं आएगा। ऐसा मत बोल भाई, साला इस पैशन की वजह से मेरा बाप मेरे से 2 साल से बात नहीं कर रहा है। जो भी सेविंग्स थी ना मेरी, सब की सब मैंने एक्टिंग कोर्स में लगा दी और रोल भी ऐसे मिले भिखारी के, कबाड़ी के, नौकर के। अबे मैंने सोचा था कि थोड़ा फेमस हो जाऊंगा ना तो घर में बताऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंबई का एक कास्टिंग एजेंट एसएसडी ऑफिसर के घर में घुसता है गन लेकर, जिसकी बीवी एनजीओ चलाती है। छोटी बड़ी बेटी का नाम क्या है? शीतल। ये शीतल वही है ना, भगवान का आशीर्वाद, टीवी की हीरोइन से भी अच्छी लड़की। बता तो सब यही रहे हैं। ये सबसे अच्छी लड़की आगरा की एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब करती है। ये जो सबसे अच्छी लड़की है ना, जल्द से जल्द इसकी डिटेल निकालो। ओके सर। क्या कर रहा था? ये लड़का गया क्या? इसको वापस ऊपर खींचना होगा। मुझे नहीं गिरना, प्लीज मुझे ऊपर चलो। प्लीज। एक तरफ ये शंकर है जो अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया, जबकि उसको अच्छी तरह से पता था कि घर में घुसने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ वो सन की अविनाश जो 4 लोगों की जिंदगी के साथ साथ फिजूल में अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहा है। बस अब बहुत हो गया, अब इस नाटक का पर्दा गिराने का वक्त आ गया है। मुझे 7 बजे से पहले एक पंडित चाहिए, नहीं तो एक एक करके मैं सबको निपटा दूंगा। देखना वो बाप भी मुझ पे नाज करेगा जो मुझसे सालों साल तक बात नहीं करता है। वो भी सोचेगा कि मैंने उसका नाम ऊंचा कर दिया। हाँ लॉक कर रहा हूँ, ठीक है? चल कॉल टाइम आ जाएगा। तो ये 2 हो गए कैरेक्टर। एक्सक्यूज मी सर, हाय आई एम शीतल अवस्थी। वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर मैं अपना अलग एक्टिंग में ट्राई करना चाहती हूँ। नाइस, चलो देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्टिंग कैसी करती है। हाय, मेरा नाम शीतल अवस्थी है, मेरी हाइट 5'4" है और ये है मेरी प्रोफाइल। एक्सक्यूज मी सर। अविनाश, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना नंबर दे सकते हैं। श्योर, फिर लो। शीतल अवस्थी, आपको कॉल आया होगा। बाय द वे तुम्हारा नाम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सेव करूंगा। गुड मॉर्निंग। लंच किया? इसलिए तूने मुझसे फ्लर्ट किया और मुझे अपने प्यार में फंसा। तुझ जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की किसको नहीं चाहिए? हाँ, लेकिन जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम ही है हमारे पास। ओके सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। इस स्टार्टअप से पहले शीतल मुंबई में जॉब करती थी। और एक चीज, मुंबई में अविनाश के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है। किसने की थी और क्या कंप्लेंट थी? अविनाश, तुम यहाँ? तुम आजकल मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो। वो एक्चुअली ना मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ, तुम्हें पता है ना मेरा स्केड्यूल कैसा है। तो पिछले 15 दिनों का शेड्यूल जानता हूँ मैं तुम्हारा। कब तुम मार्केट गई, कब तुम जॉगिंग के लिए गई, कब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पार्टी की। अविनाश, तुम मेरे दोस्त हो के ये सब कैसे कर सकते हो? दोस्त नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अगर दोस्त होता ना तो ये तुम प्यारे प्यारे हार्ट वाले इमोजीज नहीं भेजती मुझे। कब खाना खाया कि नहीं खाया, ये कलर तुम पे अच्छा लगता है अविनाश, ये शर्ट पहना करो तुम, ऐसी बातें नहीं करती तुम शीतल मुझसे। अविनाश, तुम घर जाओ, मैं बाद में बात। मैं जानता हूँ तुम पुलिस से पिटवाया तूने मुझे। टेरेस पे स्टैंड बाय रखो, ये काम हमें बहुत ही स्मार्टली करना होगा। बाथरूम की जो विंडो है वो एकदम कॉर्नर पे है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मुझे एक भी पुलिस वाला इंजर्ड नहीं चाहिए। 45 घंटे से चल रहे हॉस्टेज ड्रामे में वार्निंग खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। अब देखना ये है कि क्या पुलिस बचा पाएगी अवस्थी परिवार को। देखना ये है कि अंदर खड़ी एम्बुलेंस में अस्पताल में घायल जाएंगे या लाशें। और सुनिए, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। अभी तो सुन रहा है ना?
अभी मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। वापस आ जा बेटा, वापस आ जा। सुना तुमने? हाँ? मेरे पापा मुझसे नाराज नहीं है। और 48 घंटे पहले जिस केस ने हमारी नींद उड़ा दी थी, उसने अभी तक हमें सोने नहीं दिया। अगर हम संयम नहीं बरतते, वो सबको मार देता। एक्चुअली आसान नहीं होता है इतने प्रेशर में काम करना। जहां उसे पूरी छूट थी और हमारे पास सही होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि हम वार नहीं कर रहे थे। मुझे लगा तुम अपने पापा के यहाँ हमेशा के लिए रुक गई। तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, ताकि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की के साथ शादी कर लो। अगर यही सब करना था तो मेरे साथ भागकर शादी क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन भर गया है और अपनी माँ की मर्जी का राग अलाप रहे हो? अरे तो क्या करूं मैं? क्या करूं? मैंने अपनी फैमिली को समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है हमें भी अब साथ नहीं रहना चाहिए। अरे जिंदगी भर तो मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता ना। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, अपने माँ बाप के पास, और मैं चले जाता हूँ अपने माँ बाप के पास। बस सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। शादी के 1 साल बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे और तुम्हें अब घर वापस जाना और उनकी मर्जी से शादी करनी है। अगर यही सब था तो मेरे साथ शादी क्यों की भागकर? तो मेरी फैमिली तुम्हें अपनाना क्यों नहीं चाहती? जरा ये भी तो सोचो। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि इन सब में मेरा दोष है? वो मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि तुम कैसे आदमी हो। अरे अच्छा आदमी नहीं हूँ तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊँ? अपने बाप के पास या कहीं और, लेकिन मुझे माफ करो। बाप के घर, वही तो प्रॉब्लम है ना। वो कहते हैं ना, शादी के बाद एक लड़की अपने पति में बाप की परछाई ढूंढती है, और शायद जाने अनजाने में ना मैंने कुछ ज्यादा ही ढूंढ लिया। Actually, the report suggests that your sperms are slow swimmer and your wife uterus creates an Mr. Rathod. आप सुन रहे हैं ना? Mr. Rathod. Oh, I'm sorry. So I was saying, आप लोग जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी आसानी होगी आपको अगला डिसीजन लेने में। किस चीज को एक्सेप्ट करना है? सुन भी रहे हो तुम? Mr. Rathod, the report suggests that your sperms are slow swimmers. And your wife uterus creates an inhospitable environment for the eggs to develop. अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो आप दोनों नेचुरल प्रोसेस से बच्चा नहीं कर पाएंगे। बाकी इसके आगे आप दोनों क्या डिसीजन लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो क्या डिसीजंस ले सकते हैं? देखिए आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो IVF या फिर अडॉप्शन। ये तो होना ही था। मतलब? घर की तरफ है ध्यान तुम्हारा? कुछ हुआ नहीं कि बस क्राइम सॉल्व करने निकल पड़ते हो। सुलोचना, वो मेरा काम है, और तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है तुम्हें अकेला छोड़ के जाने का? और तुम मुझे क्या सुना रही हो? डॉक्टर बोल रही है ना कि हम दोनों में कमी है। तो कमी तो होगी ना, एक अड़चन की तरह हूं मैं तुम्हारी लाइफ में। देखिए कपल्स थेरेपी नहीं है, फर्टिलिटी। आप 1 मिनट चुप रहिए जी। मैं पिछले 6 महीने से घर पर ही हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ, और तुम चाहती हो कि मैं काम छोड़ दूं? तो पिछले 6 महीनों से मेरे लिए नहीं हो घर पे तुम। चलो उठो, चलो उठो, बंद करो इस स्पॉम का नाटक। चलो चलो चलो। अरे मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तुम्हारी ईगो की वजह से तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे।
ईगो, वो भी मेरा। हाँ मैडम, आप क्या कह रहे थे? इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट, ये है हमारा इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। चल क्या रहे हैं यहाँ पे? What is this? मुझे नहीं पता था कॉलेज के बाद शैलेश ऐसा निकलेगा। बात सिर्फ वो नहीं है, बात ये है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। अपने पापा और चाचा से नहीं कह सकती? वो भी तो सब एक ही मिट्टी के बने। अब जो भी करना होगा मुझे अपने दम पर करना होगा। पर तू करने क्या वाली है नीतू? वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर को लौटे तो उसे भूला नहीं, पुलिस वाला कहते हैं। सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन तेरी बातें नहीं बदलेगी कमलेश। कैसा है? एकदम बढ़िया सर। बस सोचा था कि आपके जाने के बाद इस केबिन पे मेरा एक छत्र राज होगा। दिन में सपने देखना बुरी बात है। अपने पुराने पार्टनर का ऐसा स्वागत करेगा? नहीं नहीं, पटवर्धन साहब के लिए चावल भर कर एक कलश लेकर आओ, साहब का स्वागत करना है। सर बासमती लाऊं या फिर सादा लाऊं? मेरे बाप, आप रहने दो, जाओ। अब मेरी पुरानी केस फाइल्स नहीं दिख रही है, तूने देखी क्या? हैं? आपको नहीं पता क्या? आपके सारे पुराने केसेस किसी और ऑफिसर को सौंप दिए हैं। किसको? ये कोई लेडी ऑफिसर 3rd फ्लोर पे। मुझसे बिना पूछे किसने डिसीजन लिया? नितिन सर के अलावा जरूरत और कौन कर सकता है? यू नो, जब तुम्हारा ही बैचमेट तुम्हारा बॉस बनकर तुम्हारी बजाने लगे ना, तब जाके हम लोग को अपनी औकात समझ में आती है। तू देख नितिन की तो मैं। हाँ जाइए जाइए सर, जम के धोना, मैं देखता हूँ। नितिन, वेलकम बैक राजीव। नितिन कुछ बात कर रहे हैं। राजीव अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव टू रश टू एमपी खुराना सेक्रेटरी आई हर्ड मेरे केसेस किसी और को दे दिए गए। दैट्स बिकॉज़ यू आर असाइंड टू अ न्यू क्राइम डिटेक्शन यूनिट। मुझसे पूछे भी ना। व्हाट? राजीव, इस डिपार्टमेंट में सबसे पूछ के काम करूंगा तो डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। बाकी मैंने तुम्हें पूछना जरूरी नहीं समझा। जरूरी समझा? राजीव, तुम्हें पता है ना, लास्ट केस में कुछ ज्यादा ही घुस गए थे तो उसका नतीजा क्या हुआ था? अभी 6 months के सस्पेंशन के बाद लौटा। Don't get too emotional about it. Rajiv, I fully value your space in our department. But right now, I want you to be a team player. फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि तुम नए नए केसेस हैंडल करो। एक बात और, जब तक हम दोनों इस बिल्डिंग में साथ में काम कर रहे हैं, तब तक तुम हमें नितिन सर या सर कहोगे। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. गुड। एक नया केस आया है। गुड़गांव दिल्ली बंदोबस्त में हमारे कांस्टेबल्स ने 2 आदमियों को लड़की की लाश ले जाते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली क्रॉस फायरिंग में हमारे 3 कांस्टेबल्स इंजर्ड हो गए। हेड कांस्टेबल रस्तोगी तुम्हारे कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहा है। टेक कमलेश अलोंग एंड फाइंड दैट मिसिंग बॉडी। Yes, sir. And Rajiv, I know you'll do your best. तो सर कैसे धोया? चल
दिखाता हूँ। हेड कांस्टेबल शिव शंकर रस्तोगी। कंधा कैसा आपका? ठीक है जनाब। ठीक है। अरे बैठिए ना आप, बैठिए बैठिए बैठिए। आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं? टेम्पो की ठीक से तलाशी नहीं ले सकते थे? अरे ली थी जनाब, लेकिन एक दो बोरियों में आलू मिले तो मुझे लगा आलू ही होंगे, इसलिए आपने उसे जाने दिया। वो तो अच्छा हुआ कि कांस्टेबल कृपाल सिंह ने टेम्पो का बैकडोर अच्छे से बंद नहीं किया था, वरना ना वो लाश गिरती और ना हमें पता चलता। देखा, ये ऐसे दिखते थे। थोड़ा थोड़ा दिखते थे कि नहीं? दिखते थे, नहीं दिखते थे। क्या मतलब? वो अंधेरा बहुत था ना, तो ये शक्ल ठीक से नहीं देख पाया मैं। पैसे कितने लिए? जी जी जनाब। पैसे कितने लिए उनसे? 1000। क्या बात है। मतलब रात को 3 बजे एक अनजान टेम्पो बोरियों से भरा हुआ आता है, उसकी बिना तलाशी लिए महज 1000 रुपए के चक्कर में आपने उसे जाने दिया, और बाद में उसी टेम्पो में एक लड़की की लाश मिलती है। कमलेश, मैंने बोला था ना, इनको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। चलिए अब आपका दम आलू निकालते। डंडा लेके मेरा। साहब गलती हो गई। अरे खड़ा क्या, डंडा लेके? साहब वो कोई पास की फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे थे। क्या? वो किसी चिप्स की फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे थे। तो रिपोर्ट में कौन लिखाएगा, तुम्हारा ताऊ? जनाब हड़बड़ी में भूल गया मैं। कमलेश जी, वैसे चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी पता करते हैं कि चिप्स फैक्ट्री में उस रात कोई टेम्पो गया था कि नहीं। राइट। हाँ चलो जनाब एक मौका दीजिए ना मुझे गलती सुधारने का, सिर्फ एक मौका प्लीज। कमलेश, टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। हाँ ऑलरेडी बोल दिया मैंने, 2 हवलदार उसी में लगे हुए हैं, बस थोड़ी देर में मेल पे आ जाएगा। सर लड़की की लाश यहाँ पर गिरी और वो लोग वहां से भाग गए। ये अपने साथ क्या कर रहे हैं? ये अपने राजीव साहब का सुपर पावर है, इसको बोलते हैं डिडक्शन। सीसीटीवी फुटेज भेजी है, उसने इस फुटेज को थ्रोली चेकआउट किया है और वहाँ से भी कोई छोटा टेम्पो क्रॉस करके नहीं निकला। चोर चोरी करता है तो सबसे पहली चीज क्या करता है? क्या करता है सर? चोरी से जितना दूर हो सके भागता है। राइट। और जिस टेम्पो में भागे थे, बीच रास्ते में कहीं ना कहीं तो बदला होगा। राइट। एक काम करते हैं, मैं और रस्तोगी चिप्स फैक्ट्री जाते हैं, वहां बात करते हैं। तुम पास वाले ढाबे में जाओ, वहां पूछताछ करो। राइट। कुछ ना कुछ तो चीज मिलेगी। आओ मैडम, ले आओ। आओ मैडम, बहुत बढ़िया जगह दिखाएंगे। आइए आइए मैडम। अरे ऐसी जगह आपको ढूंढने से नहीं मिले। अरे अरे यार, करता हूँ, चलो कर रहा हूँ। रखो फोन रखो, आ जाओ मैडम। देखिए, जब रात में कहीं जाना हो ना तो स्विच बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आप लाइट जला दीजिएगा। आइए। अरे आप भी क्या याद करेंगे, दिखाते हैं आपको। देखो, आप तसल्ली कर लो, आराम से देख लो। ये विंडो खोलता हूँ और दोनों तरफ आप इसमें वेंटिलेशन है, ठीक है? आप आराम से तसल्ली करके बताओ। मेरी बात सुनिए, मोहल्ला भी थोड़ा वैसा सा लग रहा है और रूम भी बहुत छोटा है।
अरे देखिए मैडम, बिना डिपॉजिट के दिल्ली शहर में और कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। हाँ लेकिन आप कुछ तो कीजिए। अरे नहीं रहने आई हो क्या यहाँ पर? सोच रही हूँ। अरे सोचना क्या मैडम, देखो इसको डन कर दो एक बार में। नहीं आपकी जगह और दूसरे बहुत से लोग लगे हुए लाइन में। ठीक है डन कर दीजिए। आप डन कीजिए, तसल्ली से डन कीजिए, और रात बिरात कोई दिक्कत हो तो मैं हूं ना यहाँ पे, आप जब मर्जी फोन कर सकते हैं मुझे। मेरा नाम सरगुन है। नीतू। सर ये मैनेजर है। देखो यहाँ से एक टेम्पो चोरी हुआ है और उसमें आलू की बोरियों में एक लड़की की लाश मिली जो कोई लेके जा रहा था। यहाँ से कोई टेम्पो गायब हुआ है क्या? गायब तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी हमारे टेम्पो वर्कर्स टेम्पो ले जाते हैं और दूसरे दिन वापस ले आते हैं। शायद उसी वजह से होगा। कई बार 2 से 3 दिन तक हमारे टेम्पो बाहर रहते हैं। फिलहाल कोई टेम्पो है तुम्हारे यहाँ पे? रजिस्टर लाओ। जी सर, सफ़ेद छोटा टेम्पो। ये दोनों तुम्हारे यहाँ काम करते हैं? नहीं। अरे ठीक से देखो। सर यहाँ पे जितने भी लेबर्स काम करते हैं ना, उनका डेटा मेरे पास रहता है। ये दोनों हमारे यहाँ काम नहीं करते। फिर तो ज़रूर टेम्पो चोरी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ। ये देखिए सर। सर यही टेम्पो था। पक्का? अरे सर नींद में भी उठा के पूछोगे ना तब भी मैं यही कहूंगा। लेकिन सर ये दोनों की शक्लें ना ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिखाई दे रहा है ना? यस। इसको जमीनी आपातल कहीं से भी खोज के निकालते हैं। जी सर। नंबर नोट करो उसका। जी। सर ढाबे की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। उस रात को कोई ऐसा टेम्पो निकलते हुए नहीं दिखा। मतलब चिप्स फैक्ट्री से पहले टेम्पो चुराया, वहाँ से निकले और यहाँ नहीं आए। ये लोग गए कहाँ होंगे? सर ये लीजिए चाय पीजिए। मैं चाय नहीं पीता। अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, जो चाय ना पियो वैकुंठ ना देखे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि मेरी अम्मा कहा करती थी, चाय एक जज्बात है। जब भी कभी मझधार में फंसे हो ना सर, एक चाय की चुस्की लगा लिया करो, क्या पता बीच का रास्ता निकल जाए। बीच का रास्ता? दोस्तों जी, ये जो अपना बाईपास है, यहाँ से कोई बीच का रास्ता निकलता है? चाहता है ना सर, इसलिए कहा ना सर चाय पी लीजिए। रस्तोगी जी, आपकी अम्मा बहुत सही कहती थी। सर सर यही टेम्पो था। ये वाला? हाँ। यही टेम्पो था सर। बधाई हो रस्तोगी जी, आलू पक गए आपके। उस रात तो और कुछ ऐसा देखा था जो अभी याद है? सर जब वो लड़की को बोरी में भर रहे थे तो
उसका हाथ ऐसे बाहर था और नाखूनों पर लाल कलर की पॉलिश लगी हुई थी। उसने चूड़ियां पहनी हुई थी सर, बिल्कुल एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। अरे ये इधर देखना जरा, यहाँ फूल की पत्ती और गुलाल है। आलू की बोरी में फूल और गुलाल? अरे दस्तोगी जी, आप ही कह रहे थे ना कि नई नवेली दुल्हन का हाथ दिखा था। हाँ, किसी की शादी में ये मौत हुई है। सर घरेलू मामला लगता है। हाँ? लड़की की शादी के मंडप में मौत हुई और उसके बाद ऐसा ही कुछ। सर या फिर लड़की भाग गई और उसका पीछा करते करते किसी ने रास्ते में उसको मार डाला। पता करो कमलेश। जी सर। किसके बाप की शादी में कांड हुआ। आज का दिन कैसा था? सेम यूजुअल। मैं ना सोच रही थी कि मैं वापस स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ, मतलब मेरा टाइम भी निकल जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। अच्छा, इस बहाने तुम्हारा ध्यान भी कहीं और लगा रहेगा। तुम्हें पता है प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। सुलू, आई एम नॉट इन अ मूड टू स्टार्ट एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन, प्लीज। तुमने भस्मासुर की कहानी सुनी है? क्या? भस्मासुर? जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाया करती थी। क्या है इस कहानी में? भस्मासुर नाम का एक दानव था जो देवताओं की शक्ति पाना चाहता था। तो उसने सालों साल तपस्या की और फिर कई साल बाद उसको उसकी तपस्या का फल मिला। शिवजी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उसने शिवजी से एक वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। शिवजी ने कहा तथास्तु। बस फिर भस्मासुर का आतंक फैला। वो जहां भी जाता था किसी के भी सर पे हाथ रख देता था और वो इंसान भस्म हो जाता था। खौफ के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं शिवजी के सर पे हाथ रख देता हूं। शिवजी परेशान हो गए तो शिवजी इस समस्या का हल मांगने विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने एक अप्सरा का रूप लेकर भस्मासुर को ऐसा फंसाया कि अपने ही घमंड में चूर वो खुद के ही सर पे हाथ रख बैठा और भस्म हो गया। उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भस्मासुर अपने घमंड की वजह से भस्म हुआ था और भस्मासुर नाम का दानव हम सब में होता है। हाँ कमलेश, क्या? अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। बोलो। कैसे हो पापा? क्यों फोन किया यहाँ? एक बेटी को अपने बाप से बात करने के लिए वजह चाहिए। तेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। तूने शैलेश के साथ भागकर मनमानी कर ली ना, अब क्या चाहिए तुझे? पापा उस बात को कई साल हो गए, आप अब तक नाराज हो। तो तुम क्या चाहती हो? जो भी हमारे साथ हुआ वो सब भूल जाए? मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है,
गुस्सा करिए, डांटिए, चिल्लाइए, पर एटलीस्ट मुझसे बात कीजिए पापा। मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, तू बार बार फोन ना करे कर। सारी जगह छोटी है इसलिए सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ बस ऐसे यूं ही। आंसू रोकने से कम नहीं हो जाएंगे। नहीं, हाँ, वो नज़ारे देख रही हो, बड़े ही रंगीन लगते हैं और असल में कितने राज छुपा रखे होंगे। रंगीन रातों में गुनाहों के घर, सबके चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कान है। बंद किवाड़ में झांक कर देखो तो एक आंसुओं का सैलाब सा है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को डुबो सकता है। बोलती अच्छा, लिखती और भी अच्छा हो। खैर, कोई इस दिमाग में देखना ही नहीं चाहता, सबको तो बस जिस्म की भूख है। तुम जिस चीज से गुजर रही हो उससे हम सब गुजर चुके हैं। ये जो हमारी कमियां हैं ये एक तरीके से हमें बांध कर रखते हैं, जिससे हम सबकी कमियां एक दूसरे की ताकत बन सके। और ये ताकत कैसे बनती है? फिलहाल तो एक दोस्त बनकर। इस लड़की की मौत कुएं में डूबने से पहले हुई है। इसके बॉडी में मेडिसिनल एनेस्थेटिक के भारी डोज मिले हैं। मतलब इसकी मौत एनेस्थेटिक ओवरडोज से हुई है। सबसे अजीब बात है कि इसके बॉडी में से यूट्रस गायब है। यूट्रस मतलब गर्भाशय। और यूट्रस को बड़े मेडिकल प्रिसिशन से अलग किया गया है, जैसे कोई मेडिकल एक्सपर्ट ने किया हो। सर, हाँ, वो प्लॉट किसका पता चल गया है। कोई बिल्डर है, मनु मंजाल। चलो बारात निकालते हैं। बड़ा बिल्डर लग रहा है। अकड़ भी बड़ी होगी, कंफर्म। चलो देखते हैं। प्लॉट तो प्लॉट ही होता है, अब हर प्लॉट पे तो नजर रख नहीं ना सकते जी। लेकिन आपको सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए थी ना। रखी हुई है, एक दरबान रख रखा है जी प्लॉट पे। अब वो रात को कहीं बीड़ी बीड़ी फूकने चला गया होगा तो पीछे से आगे कोई बॉडी डाल गया। अब इतने बड़े प्लॉट पे एक आदमी सब जगह तो नजर नहीं रख सकता, आप खुद सोचिए। आप इस लड़की को जानते? मैं लड़की वड़की नहीं रखता जी, हम तो फैमिली वाले आदमी हैं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, साल में 2 बार तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता हूँ जी। लड़की वड़की के चक्कर में हम नहीं पड़ते। अरे भाई साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि आपने पहले कभी इस लड़की को देखा है जिसके हाथ में कोई टैटू वगैरह हो? देखा है, अभी देखा है जब आपने दिखाया। बस मैं क्या कह रहा हूँ जी, आप भी कोई प्लॉट देख लो, कुछ पसंद आ गया तो बढ़िया डिस्काउंट दे देंगे, आप लेकर भाभी जी को गिफ्ट कर देना है। या भाभी जी को प्लॉट वगैरह पसंद नहीं है। अच्छा जी, तो फिर क्या पसंद है जी भाभी जी को? बच्चे पसंद है जी। हाँ माँ बार बार फोन क्यों कर रही हो? काम पे हूँ मैं। तू काम पे रहता है ना, इसीलिए सब कुछ हुआ है। बताया मुझे सुलोचना ने। अरे सुलोचना को आपको बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या किसी पड़ोसी को बताती? सब मेरी गलती है। तुझे और सुलोचना को अकेले शहर जाने दिया मैंने। अरे माँ, हम बच्चे थोड़ी है, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। बड़ा आया डिसीजन लेने वाला। मेरी बात सुन, मैंने सुलोचना को कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं, तू भी बोल देना। और हाँ, एक बात और मैं एक बता देती हूँ। एक बाबा हैं जिनकी भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सुलोचना को लेकर के जाना और उनका मत्था टेक करके आना। अरे माँ, क्या नाप शनाप बके जा रही हो? मैं कोई बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, ठीक है? मैं रख रहा हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। सर, उस लड़की का पता चल गया है। कौन है? जेबी नगर रेड लाइट एरिया, वहाँ के रहने वाली एक कॉल गर्ल थी। आज सुबह उसकी सहेली ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई, शायद ही वही हो। जेबी नगर? बहुत सुना है इस एरिया के बारे में। चलो आज देख भी लेते हैं। चलिए।
ये मेरी रिया मेरी दोस्त है साहब। इसे आखिरी बार कब देखा था? 6 दिन पहले। 6 दिन पहले किसी के साथ देखा था? बबलू के साथ देखा साहब। ये बबलू कौन है? बबलू हमारे एजेंट था साहब। वो उस दिन रिया के लिए बहुत बड़ा क्लाइंट लेके आए थे। कुछ 30,000 का कुछ एडवांस भी दिए थे और उसने बोले कि बहुत बड़ा क्लाइंट है और ऐसे क्लाइंट रोज रोज नहीं आते हैं। और उस दिन के बाद नहीं बबलू देखे नहीं मेरी रिया देखे साहब। इनमें से किसी को जानती हो? यही बबलू है। और ये? मैं इसको नहीं जानती है साहब। बबलू का कांटेक्ट नंबर दो। जी बबलू का फोन ट्रेस करवा और उसकी लास्ट लोकेशन पता कर। सर आपको नहीं लगता उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया होगा? यार तो यही है, लेकिन अगर एक बार भी फोन स्विच ऑन किया ना तो हमें पता चल जाएगा। चलो लेट्स गो। पुलिस इन दोनों शख्स को ढूंढ रही है। आखिरी बार इन दोनों शख्स को दिल्ली हाईवे पे एक लड़की की लाश ले जाते हुए देखा गया था और तब से ये दोनों गायब हैं। गौर से देखिए इन दोनों स्केचेस को और कुछ भी पता चलने पे हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। ओ भाई नहीं तो ये लड़का तेरी सारी पैसे की दिक्कत खत्म कर देगा। कैसे? आ बैठ। एक नया क्लाइंट लेकर आया है। पहले कभी नहीं किया। देख सबका पहली बार हो, ठीक है? मैं तुझे हमेशा करने को बोल रही हूँ क्या? अभी तुझे जॉब की जरूरत है ना? तो जब जॉब लग जाएगी तो ये सब छोड़ दियो। अभी बस एक मीटिंग करके आ जा, सब ठीक होगा, मुझ पे भरोसा रख। ठीक है। तू असलम से सारी डिटेल्स ले ले, मैं अभी आती हूँ। लेकिन हेलो बबलू, कहाँ है तू? ये न्यूज में क्या आ रहा है? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैं बड़ी बुरी तरह कांड में फंस गया हूँ यार। फिलहाल एक जगह पर अंडरग्राउंड हूँ। क्या होटल, क्या कांड? सब बताता हूँ। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मन्ना सोची थी ज्यादा कमीशन मिलेगा, पर हम दोनों ये काम छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता थी कि मैं इतनी बुरी तरह फंसूंगा। कहाँ है तू? मैं अभी आ रही हूँ तेरे। नहीं, तुम यहाँ मत आना। यहाँ पहले ही बहुत खतरा है। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और निकलते इन सारी चीजों से दूर जाना चाहता हूँ। हेलो बबलू, हेलो। बबलू हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्या करूं? उसको रास्ते से हटाने का समय अब आ चुका है। जी। बबलू की लोकेशन कहाँ की मिली? सर शास्त्री नगर के एक होटल की मिली है, पास ही के एक ढाबे के वेटर ने आज सुबह उसे देखा। चलो लेट्स गो। चलो दस्तों जी, आपके आलू पक गए। जी सर। रास्ते की चाबी। रास्ते की उधर चेक कर इधर। सर कोई नहीं है। सर इधर भी कोई नहीं है। तू गया किधर? सर लोकेशन तो यहीं की थी। तो हवा में उड़ गया क्या वो?
बबलू हाथ से निकल गया। So, what do you want to do now? रिया एक कॉल गर्ल थी और बबलू उसका एजेंट। वो दोनों बाहर गए थे, बबलू उसे मारकर गायब हो गया। अब बबलू और उसके साथी को तो हम पकड़ ही लेंगे। बाकी इस केस में कुछ बचा है नहीं। आपको ये केस बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यो कौन सी जगह है भाई? नहीं, आपने तो कही थी सेफ हाउस जाएंगे। इस आगे चल कर जाना होगा। चल। क्यों भाई? क्योंकि तू हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा जान चुका है। पहली बार और आखिरी बार। मैं भी पहली बार बहुत नर्वस हुई थी। तुझे भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। आदत ही तो नहीं डालनी है। ठीक है, जाओ। कितना कमीशन लिया इसका? 10,000। दोस्ती का नाटक करना जरूरी था? नाटक नहीं था तो फिर? जिंदगी का दस्तूर है। हमारे साथ हुआ है तो दूसरों के साथ भी करना पड़ता है। ऐसा होता है और ऐसा हमेशा होता रहेगा। चले? सर, अरे रस्तोगी जी, आप अभी तक यहीं हैं, आप घर जाइए अब। सर आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। अरे कोई लाश मिली है क्या? जी सर, वायरलेस पे अभी भी रिपोर्ट आई है, साउथ दिल्ली के पास एक लड़की की लाश मिली है। एक हफ्ते में 2 लड़कियों की लाश मिली। ये कोई मामूली केस नहीं है, ये कुछ बड़ा है और खतरनाक है। Guys, let's just drop Nisha home. Okay. Okay guys, bye. Bye Nisha, good night.